नमस्कार, मेरा नाम विशाल आनंद श्रीवास्तव है। मैं परियोजना अधिकारी हूँ संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग में और मिशन वात्सल्य में देखता हूँ। आज मैं आपको गैर संस्थागत देखरेख अंतर्गत स्पॉन्सरशिप या प्रायोजन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इसमें हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इस कोर्स का उद्देश्य ये है कि जो भी बच्चे हमारे समाज में हैं या बाल देखरेख संस्थाओं में हैं, उनको स्पॉन्सरशिप के माध्यम से कैसे पुनर्वासित किया जाए, कैसे उनको परिवार में उनका देखरेख की जाए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और कोर्स के पश्चात आपको ये जानकारी मिलेगी कि हमारे देश में भारत सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य के अंतर्गत गैर संस्थागत देखरेख में स्पॉन्सरशिप को कैसे परिभाषित किया गया है, स्पॉन्सरशिप में कौन से बच्चे पात्र हैं, स्पॉन्सरशिप की प्रक्रिया क्या है और कब तक स्पॉन्सर बच्चे को किया जा सकता है, इस बारे में हम विस्तार से जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। इस प्रशिक्षण में हम नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर के 3 प्रमुख रूपों स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर और एडॉप्शन को समझेंगे। यह प्रशिक्षण 9 मॉड्यूल में होगा। मॉड्यूल 1 स्पॉन्सरशिप, परिभाषा और प्रकार। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि स्पॉन्सरशिप परिवार को सहयोग देकर बच्चे को घर में बनाए रखने का पहला उपाय है। मॉड्यूल 2 स्पॉन्सरशिप, पात्रता और अनुमोदन प्रक्रिया। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि पात्रता जांच से SFCAC अनुमोदन और DBT भुगतान तक प्रक्रिया कैसे होती है। मॉड्यूल 3 फॉस्टर केयर, सिद्धांत और प्रकार। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि स्पॉन्सरशिप पर्याप्त न होने पर बच्चे को अस्थायी पारिवारिक देखभाल कैसे दी जाती है। मॉड्यूल 4 फॉस्टर केयर, बच्चे और परिवार की पात्रता। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि बच्चे और फॉस्टर पेरेंट्स की उपयुक्तता दस्तावेज और मूल्यांकन द्वारा कैसे तय होती है। मॉड्यूल 5 कैरिंग्स पोर्टल में फॉस्टर केयर प्रक्रिया। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, मैचिंग, आदेश और मॉनिटरिंग कैसे होती है। मॉड्यूल 6 अडॉप्शन, परिभाषा, प्रकार और पात्रता। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि अडॉप्शन बच्चे को स्थायी परिवार कैसे देता है और इसके लिए माता पिता की क्या पात्रता शर्तें हैं। मॉड्यूल 7 इन कंट्री एडॉप्शन, प्रक्रिया और टाइमलाइन। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि रेफरल से लेकर DM ऑन ऑर्डर तक एडॉप्शन की समयबद्ध प्रक्रिया कैसे पूरी होती है। मॉड्यूल 8 इंटर कंट्री, रिलेटिव और स्टेप पेरेंट एडॉप्शन। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि देश विदेश, रिश्तेदार और सौतेले माता पिता द्वारा दत्तक प्रक्रिया और फॉलो अप कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पॉन्सरशिप क्या है और मिशन वात्सल्य में स्पॉन्सरशिप को कैसे परिभाषित किया गया है। तो स्पॉन्सरशिप से हमारा आशय होता है कि जो भी बच्चे बाल देखरेख संस्थाओं में हैं या समुदाय में हैं और देखरेख एवं संरक्षण की ज़रूरत वाले हैं, उन बच्चों के जीवन स्तर में सुधार कैसे किया जाए, उनकी चिकित्सा, पोषण, शिक्षा और विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए। बच्चे को एक अनुपूरक सहायता या वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ताकि बच्चे का परिवार में ही पालन पोषण हो सके और उसकी जो विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार में रह के पूरी की जा सके। तो स्पॉन्सरशिप के मोटे तौर पर 2 ही उद्देश्य हैं। पहला तो यह है कि उन बच्चे को उसके जैविक परिवार से अलग होने से रोकना। दूसरी बात है कि जो बच्चे किसी कारणवश बाल देखरेख संस्थाओं में पहुंच गए हैं, उन बच्चों की संभावनाओं को तलाश करना कि उन बच्चों को किस तरह से उनके परिवारों में रेस्टोर किया जा सकता है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देकर, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर। किशोर न्याय प्रणाली में देखेंगे कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 3 जो है जैविक परिवार द्वारा बच्चे की देखभाल, पोषण और संरक्षण की पारिवारिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को स्पष्ट करती है। पारिवारिक जिम्मेदारी का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे की देखभाल, पोषण और संरक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी जैविक परिवार, दत्तक या पालक माता पिता की ही होगी। हमारा किशोर न्याय प्रणाली के सिद्धांत भी यही बात कहते हैं कि संस्थागतकरण जो है अंतिम उपाय के रूप में होना चाहिए और साथ ही साथ प्रत्यावर्तन और पुनर्वास, रिपैट्रिएशन एंड रेस्टोरेशन का जो सिद्धांत है वो भी यही कहता है कि हमारे समाज के, हमारे देश के प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि वह यथाशीघ्र अपने परिवार के साथ वापस मिले
या और उस अथवा उसी सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक स्थिति में उसका पुनर्वास हो जिसमें बच्चा पूर्व से रहता आया है। इसी तरह जो किशोर न्याय नियम की धारा 39(1) है वो भी पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया परिभाषित करती है। और साथ ही साथ किशोर न्याय नियम 24 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 45 भी देखरेख एवं संरक्षण की ज़रूरत वाले बच्चे और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे दोनों को शामिल करता है स्पॉन्सरशिप में दिए जाने के लिए। अगर हम बात करें कि स्पॉन्सरशिप के कितने प्रकार हैं, तो स्पॉन्सरशिप 2 प्रकार से दिया जा सकता है। या तो कोई प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट कोई गणमान्य व्यक्ति है, प्राइवेट कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो CSR के तहत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत प्राइवेट स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। और गवर्नमेंट का भी इसमें पूरा प्रावधान है। तो मिशन वात्सल्य अंतर्गत शासकीय स्पॉन्सरशिप के प्रावधान हैं, जिसमें 2 तरह की स्पॉन्सरशिप को परिभाषित किया गया है। एक निवारण स्पॉन्सरशिप जिसको प्रिवेंटिव स्पॉन्सरशिप बोलते हैं, और दूसरा पुनर्वास स्पॉन्सरशिप या जिसको रिहेबिलिटेटिव स्पॉन्सरशिप बोला जाता है। प्रिवेंटिव स्पॉन्सरशिप या निवारक स्पॉन्सरशिप जिसको बोलते हैं हिंदी में, का अर्थ होता है कि कोई भी परिवार जो जोखिमग्रस्त है, वल्नरेबल है, उस परिवार में स्पॉन्सरशिप सहायता के माध्यम से बच्चे को परिवार से अलग होने से रोकना, ताकि बच्चे का अपने जैविक परिवार में ही पालन पोषण हो सके और बच्चा अपनी शिक्षा निरंतर जारी रख सके। पुनर्वास स्पॉन्सरशिप या रिहेबिलिटेटिव स्पॉन्सरशिप से आशय है कि यदि किसी परिस्थिति बस बाल देखरेख संस्थाओं में जो बच्चे निवासरत हैं, उन बच्चों के परिवारों से निरंतर संपर्क में रहकर उन बच्चों का जो इंडिविजुअल केयर प्लान है, उनका जो व्यक्तिगत देखरेख योजना है, उसके आधार पर उनका पुनर्वास के बारे में संभावनाएं तलाश की जाएं। और यदि लगता है कि बच्चे के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान कर बच्चे को परिवार में रेस्टोर किया जा सकता है, तो उन संभावनाओं पर विचार किया जाए और बच्चे को वापस परिवार में पुनर्वासित किया जाए। निजी स्पॉन्सरशिप से आशय, जैसे मैंने पूर्व में बताया, कि निजी सहायता प्राप्त प्रायोजन के तहत जो भी इच्छुक स्पॉन्सर्स हैं, चाहे वो व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, कंपनी हो सकती है, औद्योगिक इकाई हो सकती है, ट्रस्ट हो सकता है, या कोई भी संगठन हो सकता है, तो अगर बच्चों को या बच्चों के समूह को स्पॉन्सर करते हैं तो इस तरह की स्पॉन्सरशिप को हम निजी स्पॉन्सरशिप, प्राइवेट स्पॉन्सरशिप कहते हैं, जिसका प्रावधान हमारे मिशन वात्सल्य दिशा निर्देशों में किया गया है। निजी स्पॉन्सरशिप को भी हम 4 समूहों में बांट सकते हैं। पहला है इंडिविजुअल स्पॉन्सरशिप या व्यक्तिगत प्रायोजन। किसी संस्था या परिवार द्वारा जब 1 या 2 बच्चों को वित्तीय सहायता या अन्य किसी माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है तो उसको हम व्यक्तिगत प्रायोजन या इंडिविजुअल स्पॉन्सरशिप बोलते हैं। दूसरा है ग्रुप स्पॉन्सरशिप या समूह प्रायोजन, जिसमें किसी भी संस्था में रहने वाले एक से अधिक परिवारों के बच्चों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें अधिकतम 8 बच्चों को इसमें लाभ दिया जा सकता है, तो इसको हम ग्रुप स्पॉन्सरशिप बोलते हैं। तीसरा टाइप है कम्युनिटी स्पॉन्सरशिप या सामुदायिक प्रायोजन। समुदाय के 1 या अधिक परिवारों के 8 से अधिक बच्चों को वित्तीय सहायता या अन्य किसी माध्यम से जब सहायता उपलब्ध कराई जाती है तो उसको हम कम्युनिटी स्पॉन्सरशिप या सामुदायिक स्पॉन्सरशिप कहते हैं। और चौथा टाइप है कि बाल देखरेख संस्था का प्रयोजन या CCI स्पॉन्सरशिप। इसमें होता है कि जो हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी सुविधाएं हैं, उनको मजबूत करने के लिए, उनमें जो सेवाएं हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, बच्चों में स्किल डेवलपमेंट के लिए या बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे जो सुविधाएं हैं बाल देखरेख संस्थाओं में, जैसे खेल के मैदान हैं, लाइब्रेरी है, अन्य सुविधाएं हैं, उनका विस्तार करने के लिए भी पूरे CCI को कोई संस्था, कोई व्यक्ति या कोई कंपनी स्पॉन्सर कर सकती है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि स्पॉन्सरशिप परिवार को मजबूत कर बच्चे को अपने ही पारिवारिक पारिस्थितिकी में बनाए रखने का पहला उपाय है। फिर बात आती है कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको स्पॉन्सरशिप का लाभ प्रदान किया जा सकता है। तो बच्चों के चयन के कुछ मापदंड हैं जिनको हम यहाँ पे विस्तार से बताएंगे। मिशन वात्सल्य दिशा निर्देश 2022 की कंडिका 4.1.2 में परिभाषित किया गया है
कि पात्रता की क्या शर्तें होंगी, कौन से बच्चे स्पॉन्सरशिप के लिए पात्र होंगे। तो इसमें पहली श्रेणी है कि विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त माता के बच्चे। दूसरी श्रेणी है कि अनाथ एवं विस्तारित परिवार के साथ निवासरत बच्चे। जो बच्चे अनाथ हैं, अनाथ का आशय है कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है और कोई भी उनकी देखरेख करने के लिए का इच्छुक नहीं है, या फिर बच्चे जो विस्तारित परिवार में अपने किसी रिश्तेदार के साथ रह रहे हैं, तो उनके सपोर्ट के लिए जो हम स्पॉन्सरशिप करते हैं उस श्रेणी के बच्चे इसमें आते हैं। तीसरा है असाध्य बीमारी से पीड़ित माता पिता के बच्चे। ऐसे माता पिता जिनको इस तरह की बीमारी है जिसका इलाज किया जाना संभव नहीं है या इलाज करने के बाद भी उनका बीमारी ठीक होने की संभावना कम है, तो ऐसे बीमारी से पीड़ित माता पिता के बच्चे भी पात्र होते हैं। और साथ ही साथ बच्चे की शारीरिक और आर्थिक रूप से देखरेख करने में असमर्थ माता पिता के बच्चे भी इसमें पात्र होते हैं। और एक बड़ी पात्रता श्रेणी है किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार, जो एक धारा 2 उपधारा 14 में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे परिभाषित किए गए हैं। वो सारे देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे स्पॉन्सरशिप हेतु पात्र होते हैं। इसमें बेघर बच्चे भी आ जाते हैं, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित बच्चे हो जाते हैं, बाल श्रमिक हैं, बाल विवाह किए हुए बच्चे हैं, बाल वेश्यावृत्ति के शिकार बच्चे हैं, एड्स से पीड़ित बच्चे हैं, चाइल्ड बेगर्स बाल भिक्षुक हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं, और भी कई तरह के शोषण और दुर्व्यवहार के शिकार बच्चे हैं जिनको परिभाषित किया गया है। तो वो सभी बच्चे स्पॉन्सरशिप हेतु पात्र होते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन ध्यान देने योग्य है कि ऊपर जितनी भी पात्रता की श्रेणियां बताई गई हैं, वो उनमें से कोई भी एक श्रेणी में बच्चा आता हो, साथ ही साथ एक नीचे आर्थिक मापदंड भी दिए गए हैं जो मिशन वात्सल्य दिशा निर्देश 2022 की खंडिका 4.1.3 में जोड़े गए हैं, उसका भी लागू होना आवश्यक है। उसमें कहा गया है कि यदि कोई भी परिवार शहरी क्षेत्र में निवासरत है तो उसकी वार्षिक आय 96,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और यदि कोई परिवार अन्य क्षेत्रों में निवासरत है तो उसकी वार्षिक आय 72,000 रुपये वार्षिक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये उस परिवार की बात की गई है जिस परिवार में बच्चा निवासरत है। वो जो संरक्षक परिवार है उस परिवार की आय के आधार पर ये बच्चे की पात्रता का निर्धारण होगा। फिर हम बात करते हैं प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति की। तो ये प्रत्येक ज़िले में एक स्पॉन्सरशिप फोस्टर केयर अप्रूवल कमेटी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित होती है, जिसमें जिला बाल संरक्षण अधिकारी सदस्य सचिव होते हैं और विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण का एक प्रतिनिधि रहता है। बाल संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख सदस्य होते हैं। बाल देखरेख के क्षेत्र में कार्यरत किसी स्वैच्छिक संस्था का प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। और इस समिति द्वारा प्रत्येक माह में बैठक आयोजित की जाती है और समिति के द्वारा 30 दिनों में किसी भी आवेदन का निराकरण किया जाना आवश्यक होता है। इस समिति के द्वारा भी ये निर्धारित किया जाता है कि कौन से बच्चे पात्र हैं और कौन से बच्चे पात्रता में नहीं हैं। स्पॉन्सरशिप की स्वीकृति प्रक्रिया की यदि बात करें तो इसमें स्वीकृति की प्रक्रिया इस तरह से है कि ज़िले में स्पॉन्सरशिप अंतर्गत जो भी पात्र बच्चे हैं उनका जिला बाल संरक्षण इकाई के कर्मचारियों द्वारा सर्वे में ये सर्वे में चिन्हांकन होता है। तो सर्वे के माध्यम से पात्र बच्चों का ये चिन्हांकन किया जाता है और जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सर्वे में प्राप्त अथवा सीधे कई बार जिला बाल संरक्षण इकाई को या बाल कल्याण समिति के कार्यालयों को या परियोजना अधिकारी के कार्यालयों में इस तरह के आवेदन प्राप्त होते हैं और उनका परीक्षण किया जाता है। फिर बच्चों की होम स्टडी रिपोर्ट और सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जिसको सामाजिक विश्लेषण रिपोर्ट कहते हैं, वो तैयार कर SFCAC स्पॉन्सरशिप फोस्टर केयर अप्रूवल कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आवेदन जिला बाल संरक्षण इकाई या बाल कल्याण समिति द्वारा मिशन वात्सल्य पोर्टल पर अपलोड भी किया जाता है। मिशन वात्सल्य पोर्टल भारत सरकार का एक पोर्टल है जिसमें प्रत्येक बच्चे जिनको नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर या गैर देखरेख संस्थागत देखरेख में लाभ दिया जाना है उसकी एंट्री किया जाना अनिवार्य है। बाल कल्याण समिति जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से जो भी पात्र बच्चे हैं उनकी सिफारिश
कलेक्टर को करती है। कलेक्टर द्वारा बाल कल्याण समिति की सिफारिश के आधार पर स्वीकृत प्रकरणों को समीक्षा के लिए वापस भी भेज सकते हैं यदि ऐसा लगता है कि इसमें कहीं कुछ डाउट है। और SFCAC से अनुमोदित बच्चों को योजना अंतर्गत लाभ दिए जाने हेतु बाल कल्याण समिति द्वारा अंतिम रूप से आदेश जारी किया जाता है और समिति के आदेश उपरांत समस्त स्वीकृत हितग्राहियों की सूची कलेक्टर को प्रेषित कर स्पॉन्सरशिप की राशि हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाती है और PFMS पोर्टल के माध्यम से DBT एनेबल्ड और आधार लिंक्ड खातों में राशि हस्तांतरित की जाती है और ये खाते बच्चे और उनके गार्जियन के जॉइंट खाते होना चाहिए, जिसमें भारत सरकार के निर्देश हैं कि अनिवार्यता DBT एनेबल्ड और आधार लिंक्ड खातों में ही राशि का भुगतान किया जाएगा। इसमें बाल कल्याण समिति की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि बाल कल्याण समिति द्वारा ही अंतिम आदेश जारी किया जाता है स्पॉन्सरशिप के लिए। जिले में जो स्पॉन्सरशिप फोस्टर केयर अप्रूवल कमेटी है वो प्रत्येक महीने अथवा आवश्यकता अनुसार बैठक आयोजित की जाती है और उस बैठक में ही सारे आवेदन जो प्राप्त होते हैं उन पर विचार किया जाता है और विचार करने के बाद जो पात्र आवेदन है उनका अनुमोदन किया जाता है। अनुमोदित सूची बाल कल्याण समिति द्वारा संतुष्टि उपरांत अंतिम आदेश प्रारूप 36 में जारी किया जाता है और बच्चों की देखभाल हमारे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का हमारा सिस्टम है या किशोर न्याय प्रणाली है उसमें जो अपेक्षित देखरेख है वो उस तरह से किया जाए। इसके लिए जो भी माता पिता हैं जिनके पास बच्चा रह रहा है या संरक्षक हैं उनसे एक बॉन्ड पर बंध पत्र पर हस्ताक्षर भी कराए जाते हैं और हस्ताक्षर कराने के बाद बच्चे के स्पॉन्सरशिप का लाभ मिलना प्रारंभ होता है। सहायता राशि बच्चे के और संरक्षक के संयुक्त खाते में DBT के माध्यम से भुगतान की जाती है और बच्चे का निरंतर फॉलोअप किया जाता है। स्पॉन्सरशिप की अवधि कितनी होनी चाहिए इस संबंध में भी स्पष्ट किया गया है कि सामान्यतः स्पॉन्सरशिप 1 वर्ष के लिए दिया जा सकता है और आगे अगर फॉलोअप में सब कुछ ठीक पाया जाता है तो फिर ऐसे में स्पॉन्सरशिप की अवधि बढ़ाई जा सकती है और अधिकतम बच्चे की आयु 18 वर्ष होने तक स्पॉन्सरशिप में बच्चे को और परिवार को लाभ दिया जा सकता है। और इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि हर 6 महीने में या हर 3 महीने में बच्चे का फॉलोअप किया जाता है। तो फॉलोअप में यदि ये पाया जाता है कि बच्चे का परिवार आर्थिक रूप से सक्षम हो गया है तो ऐसे में फिर उसकी स्पॉन्सरशिप की अवधि समाप्त की जा सकती है और उसी आधार पे SFCAC और बाल कल्याण समिति ये निर्धारण करते हैं कि स्पॉन्सरशिप को आगे निरंतर रखना है अथवा नहीं रखना है। कुछ स्थितियां हैं जिसमें स्पॉन्सरशिप का जो लाभ है उस को समाप्त किया जा सकता है। पहली तो है कि जैसे हम जानते हैं कि स्पॉन्सरशिप बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक ही दिया जाता है, तो जैसे ही बच्चे की आयु 18 वर्ष पूर्ण होती है स्पॉन्सरशिप का लाभ समाप्त किया जाता है। दूसरा है कि जब परिवार की अगर आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई है और फॉलोअप रिपोर्ट में ये पाया गया है कि अब परिवार को वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं है तो ऐसे में स्पॉन्सरशिप समाप्त की जा सकती है। तीसरा है कि अगर किसी कारणवश कुछ ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई है कि बच्चा वापस बाल देखरेख संस्था में प्रवेशित हो गया है तो भी स्पॉन्सरशिप समाप्त की जा सकती है। चौथी स्थिति है कि परिवार द्वारा बच्चे का बाल विवाह कर दिया गया है तो ऐसे में भी स्पॉन्सरशिप का लाभ समाप्त किया जा सकता है। या फिर परिवार में बच्चे के साथ किसी प्रकार की हिंसा, शोषण या दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो ऐसे में भी स्पॉन्सरशिप का लाभ समाप्त किया जा सकता है और फॉलोअप रिपोर्ट में ये सारी स्थितियां पाई जाती हैं और उसकी रिपोर्ट के आधार पर स्पॉन्सरशिप की अवधि समाप्त की जा सकती है। तो इस तरह से स्पॉन्सरशिप एक बहुत ही अच्छा विकल्प है कि बच्चे का परिवार में ही उसका देखरेख हो, पालन पोषण हो और बच्चे को किसी भी विषम परिस्थिति के कारण बाल देखरेख संस्थाओं में प्रवेशित करने की स्थिति निर्मित ना हो, इसलिए हम स्पॉन्सरशिप को गेट कीपिंग स्कीम भी कहते हैं। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि पात्रता जांच से SFCAC अनुमोदन और DBT भुगतान तक प्रक्रिया कैसे होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि फोस्टर केयर क्या है, क्योंकि सामान्यतः लोगों में इस बात को लेकर अभी जागरूकता नहीं है कि फोस्टर केयर वास्तव में क्या है। और हमारे देश में फोस्टर केयर एक नया घटक है। अमेरिका और बाकी देशों में पहले जितना प्रचलित है उतना हमारे देश में नहीं है। पालन पोषण देखरेख वास्तव में एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी बच्चे को घर जैसे पारिवारिक माहौल में वैकल्पिक देखभाल के उद्देश्य से किसी असंबंधित परिवार से आशय है कि ऐसा परिवार जो हमारा रक्त संबंधी ना हो, जैविक परिवार ना हो, तो उस परिवार में बच्चे को देखरेख हेतु रखा जाता है। उसको हम बोलचाल की भाषा में फोस्टर केयर या पालन पोषण देखरेख के नाम से जाना जाता है। कुछ इसके मूलभूत सिद्धांत हैं जिस पर पालन पोषण देखरेख या फोस्टर केयर आधारित है। सबसे बड़ा सिद्धांत है कि बच्चे का सर्वोत्तम हित परिवार में ही होता है। ये हमारे दुनिया के जितने भी बाल मनोवैज्ञानिक हैं उन सब में ये देखा गया है कि बच्चे का सर्वोत्तम हित परिवार में ही, बच्चे का सर्वाधिक अच्छा विकास परिवार में रहकर ही होता है। और उसका अगर सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण जैसा बच्चे का पूर्व में रहा है उसी तरह के परिवार में रहेगा तो निश्चित रूप से बच्चे के विकास के लिए बेहतर होगा। साथ ही इसमें जब हम किसी बच्चे को फोस्टर केयर में रखते हैं तो ये भी ध्यान रखा जाता है कि उसका जो भी निर्णय है, जो भी पहल है या दृष्टिकोण है उस संबंध में, वो बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए हो। और यदि कोई भी बच्चा के सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, तो इसमें ये प्रयास किया जाता है कि भाई बहनों को जहाँ तक संभव हो एक ही परिवार में या एक ही ग्रुप फोस्टर केयर में रखा जाए। अगर हम अवधि की बात करें कि पालन पोषण देखरेख या फोस्टर केयर कितने प्रकार का है, तो ये 2 प्रकार का होता है। अल्प अवधि का पालन पोषण देखरेख या शॉर्ट टर्म फोस्टर केयर जो 1 वर्ष तक की अवधि के लिए होता है, और 1 वर्ष से अवधि से लिए अधिक के लिए होता है अगर, तो उसको हम लॉन्ग टर्म फोस्टर केयर या दीर्घ अवधि के लिए पालन पोषण देखरेख कहते हैं। सामान्य तौर पे बाल कल्याण समिति द्वारा 1 वर्ष के लिए ही बच्चे को पालन पोषण देखरेख पर रखा जाता है। और यदि 1 वर्ष के फॉलोअप की रिपोर्ट के बाद सब कुछ ठीक पाया जाता है और ये लगता है कि बालक के सर्वोत्तम हित में उस बच्चे को परिवार में रखना उचित होगा, तो फिर उसको आगे दीर्घ अवधि के लिए उसका आदेश किया जाता है। मैक्सिमम अवधि बच्चे की 18 वर्ष की आयु होने तक फोस्टर केयर में बच्चे को रखा जा सकता है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि फॉस्टर केयर तब सक्रिय होता है जब स्पॉन्सरशिप पर्याप्त न हो और बच्चे को अस्थायी परिवार आधारित देखभाल चाहिए। चलिए अब अगले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको फोस्टर केयर में किसी परिवार में रखा जा सकता है। तो या हम कहें कि बच्चे के चयन के मापदंड क्या हैं, तो इसमें किशोर न्याय नियम 2016 संशोधित नियम 2022 के नियम 23(4) के अनुसार समुदाय में या बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले 6 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे बच्चे जो देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे हैं। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं, इस बारे में किशोर न्याय अधिनियम में धारा 2 उपधारा 14 में स्पष्ट किया गया है और उसमें श्रेणियाँ अंकित की गई हैं। सामान्यतः मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चे अनाथ होते हैं, परित्यक्त हैं या अभ्यर्पित हैं, वो CNCP या चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की श्रेणी में आते हैं। देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे इनको आमतौर पर बोलते हैं। इसके अलावा अन्य श्रेणियाँ भी हैं जिसमें कि कोई प्राकृतिक आपदा के शिकार बच्चे हैं, पॉक्सो के विक्टिम बच्चे हैं, या फिर ऐसे बच्चे हैं जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, या फिर ऐसे बच्चे हैं जो ड्रग एडिक्टेड हैं, या अब्यूज्ड बच्चे हैं जिनका शोषण किया गया है, बेघर बच्चे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी श्रेणियां हैं जिनको परिभाषित किया गया है किशोर न्याय अधिनियम में। उनको हम देखरेख संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे बोलते हैं। तो वो ऐसे बच्चे अगर 6 वर्ष से अधिक हैं तो उनको फोस्टर केयर में किसी परिवार में रखा जा सकता है। इसके अलावा जो बच्चे पूर्व से बाल देखरेख संस्थाओं में रह रहे हैं और उनको अगर 1 वर्ष से अधिक समय से कोई विजिट करने उनका परिजन नहीं आता है, तो ऐसे बच्चों को चिल्ड्रन विथ नो विजिटेशन या बिना मुलाकात वाले बच्चे की श्रेणी में रखा जाता है। और एक कैटेगरी और है जिसमें बोलते हैं चिल्ड्रन विथ अनफिट गार्डियंस या अयोग्य अभिभावक वाले बच्चे,
कौन से अभिभावक अयोग्य होंगे, इसका निर्धारण बाल कल्याण समिति करती है, जो हर ज़िले में गठित होती है। तो बाल कल्याण समिति अपने मापदंडों के आधार पर या फिर जो ज़िले में मेडिकल बोर्ड होता है उसकी राय के आधार पर किसी गार्डियंस को अनफिट घोषित करते हैं, और ऐसे अनफिट गार्डियंस के बच्चे भी फोस्टर केयर में देने हेतु पात्र माने जाते हैं। इसके अलावा जो दत्तक ग्रहण पर जाने वाले बच्चे हैं, अडॉप्शन पर जाने वाले बच्चे हैं, तो अडॉप्शन के लिए एक अडॉप्शन रेगुलेशन 2022 हमारे देश में लागू है। उसमें ऐसे बच्चे जो पात्र होते हैं, जो विधि मुक्त किए जाते हैं, उनको अडॉप्शन पर दिया जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको माता पिता को कई बार रेफ़र किया जाता है, फिर भी बच्चे अडॉप्शन पर नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को हार्ड टू प्लेस फॉर अडॉप्शन या दत्तक हेतु कठिनाई वाले बच्चे बोला जाता है, और ऐसे बच्चों को भी फोस्टर केयर पर दिया जा सकता है। साथ ही विशेष ज़रूरत वाले बच्चे, स्पेशल नीड चिल्ड्रन जिनको हम बोलते हैं, उन बच्चों को भी फोस्टर केयर में दिया जा सकता है। इसके चयन के कुछ मापदंड हैं। सबसे पहली बात तो है कि पति पत्नी दोनों भारतीय नागरिक हों और फोस्टर केयर के लिए इच्छुक हों, और साथ ही साथ आर्थिक रूप से सक्षम भी हों। दूसरी बात है कि एज वाइज देखें तो 6 से 12 वर्ष के बच्चे को फोस्टर केयर में लाने के लिए पति पत्नी दोनों की जो न्यूनतम संयुक्त आयु है वो 70 वर्ष होनी चाहिए। संयुक्त आयु से अर्थ है दोनों की उम्र जोड़कर, और अधिकतम संयुक्त आयु 110 वर्ष होनी चाहिए। और अगर एकल माता या एकल पिता हैं, सिंगल मदर या सिंगल फादर हैं, तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 55 वर्ष होनी चाहिए। इसी तरह से यदि बच्चे की आयु 12 वर्ष से अधिक है और 18 वर्ष तक की आयु का बच्चा है, तो ऐसे में पति पत्नी की दोनों संयुक्त आयु 70 वर्ष एवं अधिकतम आयु 115 वर्ष, और अगर एकल माता पिता का प्रकरण है तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष होना चाहिए। पति और पत्नी दोनों का शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से उनका स्वस्थ होना जरूरी है। और साथ ही साथ जो परिवार बच्चे को फोस्टर केयर में रह रहा है, वो पति पत्नी और परिवार के सदस्य उसमें किसी भी आपराधिक प्रकरण में लिप्त नहीं होना चाहिए। और साथ ही एक कंडीशन ये भी है कि अगर एकल माता है तो वो बालक और बालिका दोनों को फोस्टर केयर में ले सकती है, लेकिन अगर एकल पिता है या एकल पुरुष है तो वो केवल बालक को ही फोस्टर केयर में ले सकता है, बालिका को नहीं ले सकता। जो भी भावी माता पिता हैं जो फोस्टर केयर में बच्चे को लेना चाहते हैं, उनका केयरिंग पोर्टल्स जो कारा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, उसके पोर्टल पर, जिसको केयरिंग पोर्टल बोलते हैं, उस पर दर्ज होना आवश्यक है। कौन से बच्चों को फोस्टर केयर पर दिया जाएगा, इसके लिए हर जिले में प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति, स्पॉन्सरशिप फोस्टर केयर अप्रूवल कमेटी, जिसको संक्षेप में SFCAC कहा जाता है, वो हर जिले में गठित होती है, जिसका अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं, और बाल कल्याण समिति के जो सदस्य और अध्यक्ष हैं वो इसमें सदस्य होते हैं। विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण के प्रतिनिधि इसमें सदस्य होते हैं, और बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि भी होते हैं, और संरक्षण अधिकारी जो गैर संस्था का देखरेख है वो सदस्य होता है, और साथ ही हमारे जिला बाल संरक्षण अधिकारी होते हैं, वो इसकी समिति के सचिव होते हैं, सदस्य सचिव। प्रत्येक महीने इस समिति की बैठक जिलों में आयोजित की जाती है, और इस समिति की बैठक में फोस्टर केयर के प्रकरणों का निराकरण किया जाता है, प्रस्तुत किए जाते हैं प्रकरण, और 90 दिनों के भीतर किसी भी प्रकरण का निराकरण किए जाने की समय अवधि तय की गई है। फोस्टर केयर या पालन पोषण देखरेख की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे एक बच्चे को पालन पोषण देखरेख में दिया जाता है, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये होता है कि जो भी बच्चा फोस्टर केयर में देने के लिए पात्र है, उसकी व्यक्तिगत देखरेख योजना, इंडिविजुअल केयर प्लान तैयार किया जाता है, जो एक किशोर न्याय अधिनियम का एक प्रारूप है। उसके बाद जो जिला बाल संरक्षण इकाई है वो फोस्टर केयर में रुचि रखने वाले परिवारों का चिन्हांकन करता है, और फिर उस परिवार का गृह अध्ययन रिपोर्ट या होम स्टडी रिपोर्ट, जो जिसका भी एक निर्धारित प्रारूप है, उस पर जिला बाल संरक्षण इकाई का जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो उस परिवार के पास जाकर गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करता है। फिर गृह अध्ययन रिपोर्ट और बच्चे की ICP और बच्चे की जो चाइल्ड हिस्ट्री रिपोर्ट है, इन सारे दस्तावेज़ों के आधार पर परिवार के साथ या जो केयर गिवर है, कोई संस्था है जो ग्रुप फोस्टर केयर में लेना चाहती है, इनके साथ बच्चे का मिलान किया जाता है, मैच मेकिंग की जाती है,
और मैच मेकिंग के पूर्व एक अनंतिम आदेश बाल कल्याण समिति द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें बच्चे की उस परिवार के साथ कंपैटिबिलिटी भी चेक हो जाती है और तत्पश्चात 1 महीने बाद फाइनल ऑर्डर बाल कल्याण समिति द्वारा जारी किया जाता है और फाइनल ऑर्डर के साथ ही बच्चे को उस परिवार में सौंपा जाता है और जिस परिवार में बच्चा जा रहा है उनसे एक बॉन्ड या वचनबद्धता ली जाती है ताकि उस बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट और केयर एंड प्रोटेक्शन सुनिश्चित किया जा सके। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि फॉस्टर केयर में बच्चे और पालक परिवार की पात्रता का आकलन कैरिंग्स पोर्टल पर HSR, SIR और CSR के माध्यम से किया जाता है। चलिए अब अगले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। कैरिंग्स पोर्टल जो एक केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का पोर्टल है, नई गाइडलाइन के अनुसार फोस्टर केयर में जो भी माता पिता बच्चे को लेना चाहते हैं उनका इस पोर्टल पर पंजीयन आवश्यक है। तो सबसे पहले तरह के बच्चों की पहचान की जाती है कि जो कैरिंग्स पोर्टल पर उनको दर्ज किया जाता है। जो बच्चे फोस्टर केयर के लिए पात्र हैं उनका सभी जो दस्तावेज हैं आवश्यक वो भी अपलोड किए जाते हैं और दूसरे एंड पर जो माता पिता हैं जिनको बच्चे फोस्टर केयर पे लेना है उन माता पिता द्वारा भी कैरिंग पोर्टल पर पंजीयन किया जाता है। उसमें जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं वो उसमें अंकित हैं पोर्टल में, उन वो दस्तावेज अपलोड किए जाते हैं और अपलोड करने के बाद जिला बाल संरक्षण इकाई को ये पूरा रजिस्ट्रेशन और पूरे दस्तावेज दिखाई देते हैं और वो उसका वेरिफिकेशन करते हैं और वेरिफिकेशन के बाद परिवार की होम स्टडी रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके बाद जो भी जहाँ पे फोस्टर पेरेंट्स रह रहे हैं उस गृह जिले की जिला बाल संरक्षण इकाई उस परिवार की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए वो HSR रिपोर्ट जो तैयार की गई है उसको पोर्टल पर अपलोड करते हैं और जैसे ही पोर्टल पे HSR रिपोर्ट अपलोड करते हैं माता पिता को उस पोर्टल में 2 कैटेगरीज दिखाई देने लगती हैं जिनको बोलते हैं इमीडिएट प्लेसमेंट और स्पेशल नीड बच्चों की कैटेगरी। इमीडिएट प्लेसमेंट में ऐसे बच्चे होते हैं जो सामान्यतः हार्ड टू प्लेस फॉर अडॉप्शन बच्चे होते हैं। ऐसे बच्चे जो सामान्यतः दत्तक ग्रहण पर जाने में जिनको कठिनाई होती है ऐसे बच्चे पोर्टल पर हमेशा दिखाई देते हैं। इस कैटेगरी में फोस्टर माता पिता चाहें तो उन बच्चों को कभी भी रिजर्व करके फोस्टर केयर पे ले सकते हैं। और एक श्रेणी होती है स्पेशल नीड श्रेणी, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वो भी पोर्टल पर माता पिता को दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं जैसे ही HSR अपलोड की जाती है। इसी प्रकार जो बच्चे बाल देखरेख संस्थाओं में रह रहे हैं और उन बच्चों के में से जो भी पात्र हैं, जो पात्रता की शर्तें मैंने पूर्व में बताई हैं, उन बच्चों का सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, उनका इंडिविजुअल केयर प्लान और चाइल्ड हिस्ट्री रिपोर्ट जो फॉर्म 31 में होती है वो बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत की जाती है और बाल कल्याण समिति और जिला बाल संरक्षण इकाई चयनित बच्चे की उपयुक्त सूटेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी परिवार के साथ चेक करते हैं और उसके बाद बच्चे को फोस्टर केयर पर दिया जाता है जिसमें उसको वचन पत्र भी साथ में माता पिता से लिया जाता है। किशोर न्याय नियम 2016 का एक फॉर्म 32 होता है जिसमें CWC अंतिम आदेश जारी करती है और बच्चे का फोस्टर केयर की प्रक्रिया इस तरह से पूर्ण हो जाती है। तो देखा जाए तो फोस्टर केयर में बच्चा फिजिकली बाल देखरेख संस्था से अथवा समुदाय से सीधा उस परिवार में स्थानांतरित हो जाता है जो परिवार बच्चे को फोस्टर केयर में लेना चाहता है और बच्चा 18 वर्ष की आयु तक उस परिवार में रह सकता है। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि फोस्टर केयर एक तरह से टेम्परेरी अडॉप्शन है या अस्थायी दत्तक ग्रहण है। अब ये बात आती है कि ऐसी कोई स्थितियां भी हैं क्या कि किसी परिवार में किसी बच्चे को फोस्टर केयर में दिया गया है और उसका फोस्टर केयर अवधि पूर्ण होने के पहले या बीच में ही समाप्त किया जा सकता है। तो इसका जवाब हाँ है। कुछ स्थितियां हैं जिनमें फोस्टर केयर समाप्त किया जा सकता है। पहला तो जैसे स्वाभाविक है, मैंने पहले भी बोला कि बच्चे की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर फोस्टर केयर समाप्त हो जाता है और फिर बच्चे को आफ्टर केयर प्रोग्राम में शामिल किया जाता है अथवा बच्चा अगर अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा होता है तो एडल्ट की तरह वो अपना जीवन, स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सकता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर बच्चे के जैविक माता पिता हैं
और वो किसी परिस्थिति बस उन्होंने बच्चे को फोस्टर केयर में दिया है, जैसे माता या पिता या उसके जो भी माता या पिता जीवित हैं वो जेल में बंद हैं, तो उनकी मान लीजिए वो जेल से उनकी जो अवधि है वो पूरी हो जाती है, तो ऐसे में यदि बाहर आने के बाद वो अपने बच्चे की डिमांड करते हैं तो बच्चे को उस जैविक परिवार का पहला अधिकार है। दूसरा है कि किसी मानसिक बीमारी के कारण माता या पिता अनफिट गार्डियंस थे और लेकिन समय के साथ उनकी मानसिक बीमारी ठीक हो गई है, तो ऐसे में भी बच्चे को वापस लेने का अधिकार उनको है और फोस्टर केयर की जिन माता पिता ने उनको लिया हुआ था बच्चे को, उनका फोस्टर केयर समाप्त किया जा सकता है। तीसरी स्थिति है कि यदि बच्चा लीगल फ्री नहीं था और लीगल फ्री बच्चे को किया गया है बाद में या पहले से भी लीगल फ्री था, तो ऐसे में अगर कोई सूटेबल परिवार बच्चे को परमानेंट अडॉप्शन पर लेने के लिए मिल जाता है, तो ऐसे में भी फोस्टर केयर की अवधि को समाप्त किया जा सकता है। और यदि 2 वर्ष से अधिक हो गए हैं तो ऐसे में फोस्टर केयर परिवार से पूछा जाता है कि क्या आप बच्चे को अडॉप्शन पर लेना चाहते हैं। यदि वो अडॉप्शन पर लेने को इच्छुक हैं तो प्राथमिकता पर उसी परिवार में बच्चा जाएगा, और यदि वो परमानेंट अडॉप्शन पर लेने के वो इच्छुक नहीं है तो ऐसे में किसी जो अन्य परिवार जो सूटेबल परिवार है उसको बच्चा दिया जा सकता है। इसके अलावा एक स्थिति और है कि यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है कि बच्चे के विरुद्ध शोषण किया जा रहा है या बच्चे के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार या कोई अन्य व्यक्ति अगर इस तरह की शिकायत करता है और डीसीपी द्वारा जांच में शिकायत सही पाई जाती है, तो ऐसे में भी फोस्टर केयर की अवधि पूर्ण होने के पहले ही फोस्टर केयर समाप्त किया जा सकता है। या फिर ये है कि माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है जिस परिवार में बच्चा है, या उनमें तलाक हो गया है, या इस तरह की कोई परिस्थितियाँ हैं जिससे बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है, तो ऐसे में भी बच्चे का फोस्टर केयर समाप्त कर किसी अन्य सूटेबल परिवार को बच्चे को दिया जा सकता है। साथ ही साथ विभाग में बच्चे जो फोस्टर केयर में दिए जाते हैं उनकी निगरानी के लिए भी पूरी प्रक्रिया है, पूरी मैकेनिज्म है, जिसमें हमारा एक किशोर न्याय नियम के कुछ फॉर्मेट्स हैं जिनके तहत बच्चे का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, रेगुलर फॉलोअप किया जाता है और मासिक रूप से निरीक्षण किया जाता है शुरुआत में, बाद में क्वार्टरली निरीक्षण किया जाता है और फिर 6 मंथली निरीक्षण किया जाता है, और उस फॉलोअप रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाता है कि परिवार में बच्चे को निरंतर रखा जाना है या नहीं रखा जाना है। तो मॉनिटरिंग का पूरी व्यवस्था भी रहती है। तो इस तरह से फोस्टर केयर एक इस तरह की प्रक्रिया है कि जिसमें ऐसे परिवार जो बच्चे को अस्थायी रूप से पालन पोषण देखरेख करना चाहते हैं, उनका कि बच्चों के साथ रहने का एक जो सुख है, आनंद है, उसकी अनुभूति करना चाहते हैं, उनके लिए फोस्टर केयर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही उपयोगी विकल्प हो सकता है। हमने जाना कि कैरिंग्स पोर्टल प्रक्रिया से पारदर्शी मैचिंग, आदेश, सहायता और नियमित निरीक्षण संभव होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। हमारा उद्देश्य ये है कि दत्तक ग्रहण के बारे में जो जागरूकता होनी चाहिए, दत्तक ग्रहण के बारे में जो जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए, उसके बारे में आज इस कोर्स के माध्यम से आपको अवगत कराएं, और ये अवगत कराएं कि आप कैसे किसी बच्चे को दत्तक ग्रहण पर ले सकते हैं ताकि उसका परिवार में पुनर्वास हो सके, एक संतानहीन दंपति को बच्चा मिल सके और एक बच्चे को एक परिवार मिल सके। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दत्तक ग्रहण या अडॉप्शन क्या है। बोलचाल की भाषा में दत्तक ग्रहण या अडॉप्शन को हम पूर्व से ही जानते हैं, जिसको हम गोद लेना बोलते हैं, जो समाज में पूर्व से ही हमारे समाज में इस तरह का प्रचलन रहा है कि यदि कोई संतानहीन दंपत्ति हैं तो वो किसी दूर के रिश्तेदार का या किसी परिवार के या फिर किसी अन्य रिश्तेदार के बच्चे को गोद लेते थे। लेकिन वैधानिक रूप से किशोर न्याय अधिनियम में उसके तहत दत्तक ग्रहण क्या है, दत्तक ग्रहण की क्या परिभाषा है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2 उपधारा 2 तथा दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के अनुसार दत्तक ग्रहण वह प्रक्रिया है जिसमें 2 तरह के कंपोनेंट शामिल होते हैं। पहली बात तो ये है कि जो जैविक माता पिता हैं उनसे स्थायी रूप से बच्चे को अलग करना,
अलग करने का आशय ये नहीं है कि किसी परिवार से बच्चे को लिया जा रहा है। अलग करने से आशय है कि परिस्थिति बस या अनाथ या अभ्यर्पित या परित्यक्त जो बच्चा है उसको हम बायोलॉजिकली पेरेंट्स हैं उनसे लीगल फ्री करते हैं। तो लीगल फ्री करने की प्रक्रिया का आशय है कि बच्चे को जैविक माता पिता से वैधानिक रूप से अलग करना। दूसरा कंपोनेंट होता है कि जो माता पिता, संभावित माता पिता हैं जो बच्चे को दत्तक ग्रहण करना चाहते हैं, उनका लीगली और बायोलॉजिकली, वैधानिक रूप से और जैविक रूप से जैसा बच्चा होता है ठीक वैसे ही बच्चे का स्टेटस उस बच्चे को प्राप्त हो जाए जिसको दत्तक ग्रहण पर लेना चाहते हैं। तो ये दो प्रक्रियाएं जब साथ साथ होती हैं तो इसको किशोर न्याय नियम और किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया कहा जाता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न ये आता है कि दत्तक ग्रहण कितने प्रकार का हो सकता है। सामान्यतः हमें लगता है कि दत्तक ग्रहण जो है एक प्रक्रिया है और कोई भी व्यक्ति बच्चे को गोद ले सकता है, लेकिन जब वैधानिक रूप से बात की जाती है तो इसमें ये बात आती है कि किस तरह से बच्चे को दत्तक ग्रहण पर लिया जाए, किस तरह से बच्चे का स्थायी रूप से उस माता पिता को लीगल राइट्स और बच्चे के मिलें या बच्चे को लीगल राइट्स मिलें माता पिता के बच्चे के रूप में। तो इन सारी प्रक्रियाओं को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि दत्तक ग्रहण किशोर न्याय सिस्टम के अनुसार, किशोर न्याय प्रणाली के अनुसार कितने प्रकार का होता है। तो इसमें 5 प्रकार का दत्तक ग्रहण की बात की गई है। पहला प्रकार है इन कंट्री अडॉप्शन या अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण, जिसमें जब देश के भीतर रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो जब बच्चों का दत्तक ग्रहण करते हैं तो उसको हम अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण या इन कंट्री अडॉप्शन बोलते हैं। दूसरा है अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण या इंटर कंट्री अडॉप्शन, जिसमें जब देश के बाहर रहने वाले व्यक्ति हैं, देश के बाहर रहने वाले व्यक्ति NRI भी हो सकते हैं, OCI भी हो सकते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और फॉरेनर्स भी हो सकते हैं। तो विदेशी, अप्रवासी भारतीय और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI, ये 3 तरह के जो हितधारक हैं दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में, यदि वो बच्चे को दत्तक ग्रहण करते हैं तो इसको इंटर कंट्री अडॉप्शन बोला जाता है। तीसरी बात है कि जिसमें रिश्तेदारी दत्तक ग्रहण या रिलेटिव अडॉप्शन हम कह सकते हैं, जिसमें कोई भी रिश्तेदार यदि अपने दूसरे रिश्तेदार के बच्चे को कानूनन रूप से अपना बनाने के लिए दत्तक ग्रहण करता है तो इसको रिलेटिव अडॉप्शन बोला जाता है। हम आगे चर्चा करेंगे कि रिलेटिव की परिभाषा किशोर न्याय प्रणाली में की गई है। चौथा है कि रिश्तेदार भी 2 तरह से हो सकते हैं कि बच्चे को ले रहे हैं, कि यदि देश के भीतर ही किसी रिश्तेदार का बच्चा लिया जाता है अडॉप्शन पर तो उसको बोलते हैं इन कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन, और अगर देश के बाहर रहने वाले किसी रिश्तेदार द्वारा देश के भीतर के किसी रिश्तेदार से बच्चे को दत्तक ग्रहण पर लिया जाता है तो उसको इंटर कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन बोला जाता है। 5वां प्रकार है कि देश के भीतर रहने वाले सौतेल्य माता पिता द्वारा अपने पूर्व के जो बच्चे हैं उनको कानूनी रूप से अपना बनाने के लिए दत्तक ग्रहण किया जाता है, तो इसको स्टेप पेरेंट अडॉप्शन या सौतेल्य माता पिता के बच्चों का दत्तक ग्रहण कहलाता है। फिर बात आती है कि बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु क्या मापदंड हैं। किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको दत्तक ग्रहण पर लिया जा सकता है। तो कोई भी परित्यक्त, अनाथ और अभ्यर्पित बच्चे जिन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा लीगल फ्री या विधि मुक्त घोषित किया गया है, ऐसे बच्चों को दत्तक ग्रहण पर दिया जा सकता है। तो अनाथ, जैसा हम सब जानते हैं कि अनाथ जिस माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई है और जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, ऐसे बच्चे को हम किशोर न्याय प्रणाली में अनाथ बोलते हैं। और दूसरा अभ्यर्पित बच्चे हैं, तो अभ्यर्पित बच्चे जिसको हम सरेंडर्ड चाइल्ड बोलते हैं, ये ऐसे बच्चे हैं कि जिनको किशोर न्याय नियम और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत जो भी बच्चे के जैविक माता पिता नहीं है तो जो भी उसके रक्त संबंधी परिवार है उनके द्वारा हमारा जो बाल गृह है, हमारी जो बाल देख रेख संस्थाएँ हैं, उनमें नियमानुसार अभ्यर्पित किया गया है, सरेंडर किया गया है और बाकायदा सरेंडर डीड पे हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ऐसे बच्चों को हम अभ्यर्पित बच्चे कहते हैं। तीसरी श्रेणी है कि परित्यक्त बच्चा। तो परित्यक्त बच्चे वो होते हैं जिनको अबेंडन्ड चाइल्ड कहा जाता है, कि जो बच्चे अनअटेंडेड हमें कई सार्वजनिक स्थानों पर या किसी भी स्थान पर प्राप्त होते हैं। जैसे कि आपने कई बार खबरों में, समाचार पत्रों में पढ़ा होता है कि बच्चे कहीं झाड़ी में मिले हैं, कहीं सड़क के किनारे किसी ने उनको फेंक दिया है, नवजात शिशु को कहीं मंदिर में या अस्पताल में
या इस तरह के किसी सार्वजनिक स्थान पे अनअटेंडेड छोड़ दिया है, तो ऐसे बच्चों को अबेंडन चाइल्ड कहते हैं। इन बच्चों के लिए हमारी जितनी भी बाल देख रेख संस्थाएँ हैं, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, उन सभी जगह पालना भी लगाया गया है उसके बाहर कि यदि कोई व्यक्ति बच्चे को इस तरह अनअटेंडेड छोड़ते हैं तो ऐसे में कई बार बच्चे की मृत्यु हो जाती है, बच्चे की जान को खतरा हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को पालने लगे हुए हैं उनमें छोड़ना चाहिए। इसमें मैं बताना चाहूँगा जन जागरूकता के लिए कि इन पालनों में जिन बच्चों को छोड़ा जाता है उन बच्चों को हम अबेंडेंट चाइल्ड के रूप में लेते हैं, और बाद में यदि पाया जाता है कि उनका कोई क्लेम करने वाला नहीं है तो उनको लीगल फ्री घोषित करके हमारे अडॉप्शन पूल में वो बच्चे आते हैं और उनको जो भी माता पिता रजिस्टर्ड हैं उनको दिए जाते हैं। और कोई भी व्यक्ति या कोई भी माता पिता जब बच्चे को पालने में छोड़ते हैं तो उनसे उनकी आइडेंटिटी नहीं पूछी जाती है। तो इस तरह से ये 3 तरह के बच्चे हैं जिनको दत्तक ग्रहण पर दिया जा सकता है। हाल ही में 2 और नवीन श्रेणियाँ जोड़ी गई हैं जिसको बोलते हैं नो विजिटेशन चाइल्ड और अनफिट गार्डियन चाइल्ड। तो नो विजिटेशन चाइल्ड वो बच्चे हैं जो हमारी बाल देख रेख संस्थाओं में रह रहे हैं, लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय से उनके परिजन या कोई भी व्यक्ति उनसे मुलाकात करने नहीं आया है। तो उसके कुछ गाइडलाइंस हैं, उनके आधार पर बाल कल्याण समिति उनको नो विजिटेशन चाइल्ड के रूप में कैटेगराइज कर सकती है और ऐसे बच्चों को दत्तक ग्रहण पर दिया जा सकता है। और एक कैटेगरी और है, 5वीं कैटेगरी जो है अनफिट गार्डियंस चाइल्ड। तो अनफिट गार्डियंस चाइल्ड या अयोग्य माता पिता के बच्चे, इसमें बाल कल्याण समिति किसी भी बच्चे के माता पिता को अयोग्य घोषित करती है। यदि कोई बच्चा बाल देख रेख संस्था में निवासरत है और उसके माता या पिता अनफिट हैं और बाल कल्याण समिति को लगता है कि वो बच्चे का पालन पोषण करने में असमर्थ हैं, तो ऐसे माता पिता के बच्चे को भी लीगल फ्री करके अडॉप्शन पर दत्तक ग्रहण पर दिया जा सकता है। अनफिट घोषित करने का एक बाल कल्याण समिति पूरी प्रक्रिया पालन करती है। अच्छे से छानबीन करने के बाद ही किसी पेरेंट को अनफिट घोषित किया जा सकता है। साथ ही साथ जैसे मैंने बोला कि रिलेटिव अडॉप्शन है, जो संबंधी दत्तक ग्रहण है, तो उसमें एक रिश्तेदार के बच्चे को दूसरा रिश्तेदार दत्तक ग्रहण पर लेता है। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं रिश्तेदार की, तो यहाँ पे रिश्तेदार में सीमित परिभाषा है, जिसमें बच्चे के सगे चाचा या चाची, सगे मामा या मामी, सगे बुआ या फूफा, सगे मौसी या मौसा और नाना नानी और दादा दादी, इस बस यही जो रिश्ते हैं इनको, और हमारे जो अडॉप्शन रेगुलेशन है उसमें इनको रिश्तेदार इस अर्थ में माना गया है कि वो बच्चे को दत्तक ग्रहण पर ले सकते हैं। स्टेप पेरेंट अडॉप्शन की बात करते हैं तो पति पत्नी के पहले विवाह से 1 से अधिक बच्चे हैं उनको सौतेले माता पिता द्वारा दत्तक ग्रहण किया जाता है। तो इस तरह से दत्तक ग्रहण में जो बच्चे हैं जिनको दत्तक ग्रहण पर लिया जा सकता है किशोर न्याय प्रणाली के अनुसार। फिर आगे बात आती है कि ऐसे कौन से माता पिता हैं जो किसी बच्चे को दत्तक ग्रहण पर ले सकते हैं। पात्रता के मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं अडॉप्शन रेगुलेशन में भी और किशोर न्याय नियम और अधिनियम के अनुसार जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली शर्त तो यह है कि जो भी माता पिता बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, दत्तक ग्रहण पर लेना चाहते हैं, उनका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से फिट होना जरूरी है। वित्तीय रूप से सक्षम होना चाहिए। वित्तीय सक्षम होने से अर्थ है कि बच्चे को अच्छी अपब्रिंगिंग, अच्छी देखभाल दिए जा सके। और साथ ही साथ किसी भी तरह की कोई टर्मिनल इलनेस या इस तरह की कोई जीवन को जोखिम में डालने वाली चिकित्सीय परिस्थिति माता पिता की नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि जिस बच्चे को दत्तक ग्रहण पर लिया जा रहा है उसकी आयु में और प्रत्येक माता या पिता की आयु में न्यूनतम 25 वर्ष का अंतर होना चाहिए। अर्थात यदि कोई भी बच्चा 2 साल का है तो कम से कम 27 साल से माता या पिता में से जो भी न्यूनतम आयु है उसका अंतर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि वैवाहिक संबंधों को कम से कम 2 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है। 2 वर्ष इसलिए रखा गया है ताकि एक स्टेबल मैरिज के बारे में हम सुनिश्चित हो सकें और पति पत्नी दोनों की सहमति आवश्यक है। और वैवाहिक दंपत्ति की आयु 110 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कंपोजिट एज है 110 वर्ष, दोनों की आयु जोड़ के 110 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई एकल महिला है, सिंगल मदर है, वो अगर किसी बच्चे को वो अडॉप्ट करना चाहती है तो उसको बालक या बालिका दोनों को अडॉप्ट कर सकती है। लेकिन अगर एकल पुरुष है तो वो केवल बालक को अडॉप्ट कर सकता है, बालिका को नहीं कर सकता है। अगर सिंगल पेरेंट्स हैं, सिंगल मदर है या सिंगल फादर हैं तो वो उनकी आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें
विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो पेरेंट्स हैं जो बच्चे को दत्तक ग्रहण पर लेना चाहते हैं उनके लिए आयु निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार है कि अगर 2 साल तक का बच्चा है तो अगर माता पिता दोनों बच्चे को ले रहे हैं तो दोनों की सम्मिलित आयु 85 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और अगर एकल माता पिता हैं तो 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 से 4 वर्ष का बच्चा है तो संयुक्त आयु 90 वर्ष, और एकल माता पिता की स्थिति में 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 4 वर्ष से 8 वर्ष तक का बच्चा है तो संयुक्त आयु 100 वर्ष, और एकल माता पिता की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगर बच्चा 8 वर्ष से अधिक आयु का है और 18 वर्ष तक की आयु का है तो ऐसे में संयुक्त आयु 110 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और एकल माता या पिता हैं तो उनकी आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि एडॉप्शन बच्चे को एक स्थायी परिवार प्रदान करता है और अभिभावकीय अधिकारों तथा जिम्मेदारियों का पूरा हस्तांतरण सुनिश्चित करता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। बाल कल्याण समिति की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में, क्योंकि बाल कल्याण समिति ही किसी बच्चे को लीगल फ्री या विधि मुक्त घोषित करती है। उस विधि मुक्त घोषित किए जाने के बाद ही किसी बच्चे को दत्तक ग्रहण पर दिया जा सकता है। इसमें मैं शॉर्ट में आपको ये बताना चाहूँगा संक्षेप में कि कैसे कोई बच्चा अनाथ या परित्यक्त बच्चा हमें मिलता है तो उसको हम कैसे लीगल फ्री घोषित करते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि कोई भी अनाथ या परित्यक्त बच्चा हमें मिलता है तो बाल कल्याण समिति के समक्ष उसको 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, और साथ ही साथ पुलिस को रिपोर्ट भी 24 घंटे के अंदर करना अनिवार्य होता है। उसके बाद बाल कल्याण समिति DCPU को ऑर्डर करती है कि 72 घंटे के अंदर उस बच्चे की विज्ञप्ति प्रकाशित की जाए किसी समाचार पत्र में जो वाइड सर्कुलेशन वाला हो, ताकि बच्चे के कोई अगर जैविक माता पिता या कोई परिजन है तो उनको खोजा जा सके। और साथ ही साथ ट्रैक द चाइल्ड मिसिंग पोर्टल एक पोर्टल होता है जिसमें बच्चे गुमशुदा बच्चों की खोज के लिए पोर्टल बनाया गया है, तो उस पर भी दर्ज किया जाता है। और साथ ही साथ जो केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण है जो इस पूरे दत्तक ग्रहण की सारी प्रक्रिया को हमारे देश में गवर्न करता है, उसका एक पोर्टल है जिसको केयरिंग्स पोर्टल बोलते हैं। उस पोर्टल पर भी बच्चे को 72 घंटे के अंदर दर्ज करना होता है। अगर विज्ञप्ति प्रकाशित करने के बाद परिवार मिल जाता है, जैविक परिवार या रक्त संबंधी परिवार, तो बच्चे को परिवार में पुनर्वासित कर दिया जाता है। और यदि नहीं मिलता है तो फिर 30 दिन के अंदर हमें रिपोर्ट लेनी होती है पुलिस से नॉन ट्रेसेबिलिटी बच्चे की, और वो रिपोर्ट CWC को और DCPU को प्राप्त होती है। DCPU के माध्यम से CWC को प्राप्त होती है, और साथ ही साथ जो इस एजेंसी में या अडॉप्शन एजेंसी में या बाल गृह में जहाँ बच्चा है उसके माध्यम से भी CWC को प्रस्तुत की जाती है। और यदि बच्चा 2 वर्ष तक का है तो 2 माह बाद, और यदि बच्चा 2 वर्ष से अधिक आयु का है तो 4 माह बाद बच्चे को CWC लीगल फ्री घोषित करती है। और इस तरह से बच्चा अडॉप्शन पूल में आ जाता है, और किसी भी माता पिता को जो पोर्टल पर दर्ज हैं उनको बच्चा रेफ़र किया जाता है। और अगर अभ्यर्पित बच्चा है जिसको सरेंडर्ड चाइल्ड बोलते हैं तो उसमें प्रक्रिया थोड़ी सी भिन्न होती है। इसमें भी ये है कि बच्चे को सबसे पहले बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं या जो भी रक्त संबंधी परिवार के लोग हैं वो बच्चे को सरेंडर करते हैं। बच्चे के संबंध में माता पिता की काउंसलिंग की जाती है, उनको परामर्श दिया जाता है कि सरेंडर करने के बाद उनको बच्चा वापस नहीं मिलेगा। इसमें 60 दिन का उनको रिकन्सिडरेशन पीरियड पुनर्विचार के लिए समय दिया जाता है 2 महीने का। यदि 2 महीने बाद भी माता पिता बच्चे को अभ्यर्पित करना चाहते हैं तो फिर उसमें डीड ऑफ सरेंडर भरवाई जाती है, जिसमें अभ्यर्पण विलेख बोलते हैं, वो डीड ऑफ सरेंडर तैयार कराई जाती है। और उसके बाद फिर बच्चे को लीगल फ्री घोषित किया जाता है। और लीगल फ्री घोषित करते ही बच्चा केयरिंग्स पोर्टल में जो भी माता पिता दर्ज हैं उनको रेफ़र करने के लिए तैयार हो जाता है, और बच्चे की दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगर हम ये बात करें कि कितने समय में बच्चा दत्तक ग्रहण पर जा सकता है या विधि मुक्त होने के बाद दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो जैसा मैंने बताया कि यदि बच्चा 2 वर्ष की आयु का है तो
2 माह बाद उसको बाल कल्याण समिति लीगल फ्री घोषित कर सकती है, और अगर बच्चा 2 वर्ष से अधिक आयु का है तो 4 माह बाद बाल कल्याण समिति बच्चे को लीगल फ्री घोषित कर सकती है, और उसके बाद बच्चा अडॉप्शन पूल में आ जाता है और किसी भी माता पिता को जो उसमें सीनियरिटी में दर्ज हैं पोर्टल पर, उनको बच्चा रेफर हो जाता है। और अभ्यर्पित बच्चों के मामले में जो रिकन्सिडरेशन पीरियड है, पुनर्विचार की अवधि है 2 माह की, तो अभ्यर्पण दिनांक से 2 माह तक उनका पुनर्विचार के लिए रखा जाता है जैविक माता पिता को। और जैविक माता पिता पुनर्विचार के बाद भी अगर बच्चे को सरेंडर करना चाहते हैं तो अभ्यर्पण डीड भरने के बाद उस बच्चे को लीगल फ्री अडॉप्शन के लिए किया जा सकता है। अब जैसे मैंने बोला कि इन कंट्री अडॉप्शन और इंटर कंट्री अडॉप्शन है, तो इन कंट्री अडॉप्शन या देश के भीतर रहने वाले माता पिता द्वारा बच्चों का दत्तक ग्रहण कैसे किया जाता है, उसकी प्रक्रिया के बारे में हम संक्षेप में बात करते हैं। कि सबसे पहले माता पिता द्वारा पोर्टल पर, जो पोर्टल से आशा है केयरिंग्स पोर्टल, जो केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का एक पोर्टल है दत्तक ग्रहण के लिए, उस पर दस्तावेज रजिस्ट्रेशन किया जाता है माता पिता द्वारा, और उसके बाद दस्तावेज अपलोड किए जाते हैं। फिर उसके बाद जो जिला बाल संरक्षण इकाई है, हर जिले में गठित है, तो उस जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा या विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण के सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा होम स्टडी रिपोर्ट या गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसको केयरिंग्स पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। जैसे ही केयरिंग्स पोर्टल पर होम स्टडी रिपोर्ट अपलोड हो जाती है, उस दिनांक से संभावित माता पिता जो पहले से केयरिंग पोर्टल पर दर्ज हैं, उनकी सीनियरिटी प्रारंभ हो जाती है। जब किसी भी माता पिता द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया जाता है पोर्टल पर, तो उसमें बेसिक जानकारी माता पिता की ली जाती है, उनकी इनकम क्या है, उनका कौन से जेंडर का बच्चा चाहते हैं, लिंग क्या बच्चे का, बच्चे की किस आयु वर्ग का बच्चा चाहिए, और इसमें ये भी पूछा जाता है कि सामान्य बच्चा चाहिए या स्पेशल नीड बच्चा चाहिए। फिर ये भी पूछा जाता है कि किस राज्य से चाहिए, या राज्यों का समूह क्लस्टर्स बने हुए हैं स्टेट के, उनसे बच्चा चाहिए, तो उसकी प्राथमिकता या प्रेफरेंस पूछा जाता है। उसके आधार पे ही माता पिता को बच्चे को रेफ़र किया जाता है। जब माता पिता द्वारा चुने गए विकल्प अनुसार बच्चा पोर्टल पर उपलब्ध होता है, तो माता पिता को वरिष्ठता के आधार पर बच्चा रेफ़र किया जाता है, उनको SMS आता है और उनके मेल ID पर भी इंफॉर्मेशन आती है, और 48 घंटे में बच्चे को रिजर्व करने के लिए सूचना दी जाती है। यदि 48 घंटे में रिजर्व नहीं करते हैं तो सीनियरिटी में माता पिता पीछे आ जाते हैं। तो 48 घंटे में रिजर्व करने के बाद फिर 30 दिन का समय दिया जाता है कि माता पिता और बच्चे की मैच मेकिंग के लिए। माता पिता जहां बच्चा रह रहा है, जिस एजेंसी में, वहां माता पिता को बुलाया जाता है, माता पिता की और बच्चे की मैच मेकिंग कराई जाती है। वहां अडॉप्शन कमेटी की बैठक होती है, और उस बैठक में ये चेक किया जाता है कि बच्चा और माता पिता की दोनों की कंपैटिबिलिटी कितनी है, और उस आधार पर निर्णय लिया जाता है कि बच्चे को माता पिता को दत्तक ग्रहण पर दिया जाना है या नहीं। सामान्यतः जो भी दस्तावेज उपलब्ध होते हैं उनके आधार पर और माता पिता से बातचीत के आधार पर ये निर्णय लिया जाता है। और एक बार जब मैच मेकिंग कंप्लीट हो जाती है, तो जो संभावित माता पिता हैं उनसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के पश्चात उनको प्री अडॉप्शन फोस्टर केयर में बच्चा दे दिया जाता है, और साथ ही साथ कलेक्टर कोर्ट में, DM कोर्ट में बच्चे का प्रकरण आदेश के लिए जमा कर दिया जाता है। इसमें 60 दिन की समय सीमा निर्धारित है। 60 दिन में बच्चे के दत्तक ग्रहण का ऑर्डर कलेक्टर को करना होता है, और एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाती है, अडॉप्शन का ऑर्डर हो जाता है, तो उसके बाद हर 6 महीने में बच्चे का फॉलोअप किया जाता है 2 वर्ष तक, और इस तरह बच्चे की अडॉप्शन की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि इन कंट्री अडॉप्शन में निश्चित समय सीमाएं रेफरल से लेकर DM ऑर्डर तक सुनिश्चित करती हैं कि बच्चा शीघ्र स्थायी परिवार पाए। चलिए अब अगले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। अगर देश के बाहर रहने वाले माता पिता द्वारा बच्चों का दत्तक ग्रहण किया जाता है, चाहे वो फॉरेनर्स हों या NRI हों या OCI हों, तो उसको इंटर कंट्री अडॉप्शन बोला जाता है। इसमें प्रक्रिया थोड़ी सी भिन्न होती है। इसमें जो ऑथराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी के सोशल वर्कर द्वारा माता पिता की काउंसलिंग और होम स्टडी रिपोर्ट तैयार की जाती है, और
जो फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी है उसी के द्वारा माता पिता का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज अपलोड होते हैं और इसमें फिर केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा प्रारंभिक अनुमोदन होता है। प्रारंभिक अनुमोदन के बाद फिर बच्चे का रेफरल और बच्चे के रिजर्व करने की प्रक्रिया जैसे इन कंट्री अडॉप्शन में होती है उसी के समान होती है। अंतर ये होता है कि इसमें कारा द्वारा एनओसी जारी करने के बाद ही प्री अडॉप्शन फोस्टर केयर होता है और दूसरा अंतर ये है कि प्री अडॉप्शन फोस्टर केयर पर बच्चा फिजिकली माता पिता को ट्रांसफ़र केवल इसी शर्त के आधार पर हो सकता है कि वो देश छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे और देश में ही उनको रहना है। और जब अडॉप्शन का ऑर्डर हो जाता है डीएम कोर्ट के द्वारा, उसके बाद बच्चे का पासपोर्ट, वीज़ा और बर्थ सर्टिफिकेट सारे दस्तावेज तैयार होने के बाद फिर बच्चे को वो अपने देश में ले जा सकते हैं, अपने देश से बाहर ले जा सकते हैं। और इसमें अभी अडॉप्शन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2 वर्ष तक हर 6 माह में फॉलोअप किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी बच्चे को अडॉप्शन पर लेना चाहता है तो उसके आवेदन करने की प्रक्रिया बड़ी ही सरल और सहज है। इसमें जो केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का पोर्टल है उस पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है ऑनलाइन। पोर्टल का जो URL है वो kara.wcd.gov.in है। उस पर आप जाएंगे तो पेरेंट्स सेक्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरी विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो जाएगी, जिसमें आपको क्या भरना है, कौन से दस्तावेज अपलोड करना है, सारी जानकारी उपलब्ध है। उसके आधार पर कोई भी पेरेंट उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कौन से दस्तावेज अपलोड करना है वो भी उसमें दिया हुआ है। 1 महीने के भीतर दस्तावेज अपलोड करेंगे और फिर एजेंसी द्वारा होम स्टडी रिपोर्ट की जाएगी और उसके पश्चात बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए माता पिता तैयार हो जाते हैं। इसमें अगर किसी भी तरह की कोई जानकारी, विस्तृत जानकारी लेना हो तो आपके ज़िले के जो भी महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया जा सकता है। और साथ ही जो केयरिंग्स पोर्टल है, कारा का जो पोर्टल है, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का जो पोर्टल है, उस पर भी जाके आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि इंटर कंट्री और रिलेटिव या स्टेप पेरेंट एडॉप्शन में भी पोर्टल बेस्ड पारदर्शिता, एनओसी और आदेश के साथ संरचित फॉलोअप अनिवार्य है। चलिए अब निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। इस कोर्स में हमने गैर संस्थागत देखरेख की तीनों व्यवस्थाओं स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर और अडॉप्शन को विस्तार से समझा। आइए मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में दोहराते हैं। एक गैर संस्थागत देखरेख का उद्देश्य है हर बच्चे को परिवार जैसा वातावरण प्रदान करना और उसे संस्थागत देखभाल से बचाना। 2 स्पॉन्सरशिप योजना परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर बच्चे को परिवार से अलग होने से रोकती है। 3 फॉस्टर केयर अस्थायी रूप से बच्चे को सुरक्षित और पारिवारिक माहौल में रखने की व्यवस्था है जब उसका अपना परिवार उसकी देखरेख करने में असमर्थ हो। 4 अडॉप्शन बच्चे को स्थायी परिवार और कानूनी पहचान देने की प्रक्रिया है जिससे उसका सामाजिक पुनर्वास सुनिश्चित होता है। 5 DCPU, CWC, SFCAC, SAA एंड कारिंग्स पोर्टल सभी संस्थाएं मिलकर इन तीनों व्यवस्थाओं को पारदर्शी और प्रभावी ढंग से लागू करती हैं। 6 इन व्यवस्थाओं से यह सुनिश्चित होता है कि हर बच्चा सुरक्षित, संरक्षित और परिवार जैसी देखभाल प्राप्त कर सके।